यूपी चुनाव से ठीक पहले भाजपा से बगावत कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल हाशिए पर हैं। मौर्य फाजिल नगर विधानसभा से अपनी सीट तो हारे ही, अब उनको अखिलेश यादव भी ना पूछ रहे हैं और ना ही उन्हें पार्टी या संगठन में कोई पद दे रहे हैं। वहीं मौर्य पर भाजपा के नेताओं का भी अब हमला शुरू हो चुका है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाली और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को अवसरवादी बताते हुए कहा कि आज वो खुद देखें कि उनकी क्या स्थिति है। बेबी रानी मौर्य ने कहा कि मैं खुद जाटो समाज से आती हूँ। बीजेपी ने एक दलित को आगे रखकर मेयर, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री और बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अवसरवादी थे और बस अवसर खोजने आए थे। आप खुद देखिए कि उनकी आज क्या हालत है। गौरतलब है कि मौर्य योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने श्रम और रोजगार मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन वो फाजिल नगर विधानसभा सीट से भाजपा के सुरेंद्र कुमार कुशवाहा से 45,000 से अधिक मतों से चुनाव हार गए। अब इसे महत्वाकांक्षा कहें या कुछ और कि उन्होंने चुनाव से ठीक पहले अपना पाला बदलकर सपा में एंट्री ले ली थी। इतना ही नहीं, बड़बोले स्वामी ने भाजपा पर तीखा हमला भी बोला था और भाजपा को सांप और खुद को नेवला तक कह डाला था। लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद मौर्य हाशिए पर चले गए हैं। वहीं बेबी रानी मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य की इसी अवसरवादिता पर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अवसरवादी थे, वो अवसर तलाशने आए थे, उन्हें जो करना था वो करने के बाद चले गए। भाजपा गरीबों और शोषितों के कल्याण के लिए काम करती है, इसीलिए लोगों ने हमें फिर से मौका दिया है और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। हमारा समाज हमें बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। उन्होंने कहा कि जब से वो आगरा की मेयर बनी थी तब से उनका ध्यान महिला सशक्तिकरण पर था। मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा विभाग मिलेगा, लेकिन मुझे जो भी मिलेगा महिलाओं पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर सख्ती से लागू किया जाएगा। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की शायद ही कोई चिड़िया मिले। सड़कों पर हिंसा और बमबाजी होती है और जब इस मामले को विधानसभा में उठाया जाता है तो वहां भी टीएमसी के विधायकों का रवैया बीरभूम जैसा ही रहा। किसी विधायक के कपड़े फाड़े गए तो किसी की जमकर पिटाई हुई और ममता बनर्जी पूरा नजारा चुपचाप देखती रही। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीरभूम हिंसा के मामले को लेकर टीएमसी के विधायक बीजेपी विधायकों पर हावी हो गए और जमकर मारपीट की। इस मारपीट में असित मजूमदार घायल हो गए और मनोज तिग्गा को कपड़े फाड़े गए। असित मजूमदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना को लेकर बीजेपी टीएमसी की ममता सरकार पर हमलावर हो गई है। विधानसभा स्पीकर ने शुवेंदु अधिकारी समेत 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सत्र बुलाया गया। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने टीएमसी सरकार पर आरोप लगाए। राज्य में हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने सत्र की शुरुआत में बोलना शुरू किया। कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेता के बोलने के दौरान टीएमसी ने हंगामा शुरू कर दिया। उधर बीजेपी के विधायकों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान दोनों पक्षों से जमकर बहस और नारेबाजी हुई। विधायक सीटों से उठकर वेल पर आ गए, आपस में धक्का मुक्की करने लगे। मौजूदा सुरक्षा कर्मियों ने शांत कराने का प्रयास किया तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। आरोप है कि कागज के टुकड़े फाड़कर स्पीकर पर उड़ाए गए। बेल में उतरकर नारेबाजी और मारपीट की गई। इस दौरान विधायक नरहरि महतो गिर गए। बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा ने आरोप लगाया कि उनके कपड़े फाड़कर उन्हें पीटा गया। वहीं असित मजूमदार के घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। विधानसभा के अंदर हुई इस मारपीट का वीडियो पोस्ट करते हुए बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में भगदड़। बंगाल के राज्यपाल के बाद टीएमसी विधायकों ने अब मुख्य सचेतक मनोज तिग्गा सहित भाजपा विधायकों पर हमला किया, क्योंकि वे सदन के पलट पर रामपुर हाट हत्याकांड पर चर्चा की मांग कर रहे थे। क्या छुपाना चाहती हैं ममता बनर्जी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चुनाव प्रचार के दौरान और उसके बाद तक योगी आदित्यनाथ पर तीखे हमले करने वाले अखिलेश यादव इन्हीं वजहों से शपथ ग्रहण समारोह में गए नहीं, लेकिन दोनों नेताओं का आमना सामना तो होना ही था। विधानसभा में विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान अखिलेश यादव का सामना योगी आदित्यनाथ से हो गया। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सदन के नेता के रूप में शपथ ली। साथ ही नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी विधानसभा में सदन के विधायक के पद की शपथ ली। इस दौरान यूपी विधानसभा में अखिलेश योगी की मुलाकात हुई।
यहाँ अखिलेश यादव और योगी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के कंधे पर हाथ रखा। इस दौरान दोनों मुस्कुराते हुए दिखे। विधायक पद की शपथ लेने के बाद अखिलेश यादव ने केशव मौर्य से भी हाथ मिलाया। अखिलेश करहल विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव जीते हैं। इससे पहले वह आजमगढ़ से सांसद थे। विधायक बने रहने के लिए उन्होंने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था। अखिलेश यादव ने शपथ लेने से पहले सबका अभिवादन किया, डिप्टी सीएम केशव मौर्य से हाथ मिलाया और सीएम योगी को नमस्कार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव से हाथ मिलाया और अखिलेश यादव के कंधे पर हाथ रखा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्य ब्रजेश पाठक ने सदन के नेता की शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने शपथ दिलाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सदन के नेता के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शपथ के दौरान सदन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में सदन के विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात की। यहां सीएम योगी ने सभी नए विधायकों का स्वागत किया और कहा कि विकास में सभी की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं सभी नए सदस्यों का स्वागत करता हूं। उन्होंने विधायकों से अपील की है कि सदन की मर्यादा परंपरा को पालन किया जाए। यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि केवल बेंच बदल दी गई है, मैं अब विपक्ष में बैठूंगा। सरकार की जवाबदेही के लिए विपक्ष काम करेगा और विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाआघाड़ी सरकार में कांग्रेस और शिवसेना दोनों शामिल हैं, लेकिन दोनों के बीच सियासी दुश्मनी अब तक कायम है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना विधायक दिलीप के खिलाफ नोटिस जारी किया है और 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। नसीम खान ने मुख्यमंत्री और दिलीप लांडे के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के केस में याचिका दर्ज कराई। नसीम खान का आरोप है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना प्रत्याशी दिलीप लांडे के पक्ष में प्रचार की समय सीमा खत्म होने के बाद भी चुनाव प्रचार किया था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे नसीम खान शिवसेना प्रत्याशी दिलीप लांडे से 409 वोट के मामूली वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद नसीम खान ने इसी मामले में मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में से चुनौती दी है। नसीम खान ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट में उनकी याचिका एक तरफा और अन्यायपूर्ण तरीके से रद्द की गई और नसीम खान ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की खंडपीठ में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। नसीम खान के वकीलों सीए सुंदरम और चिराग श्रॉफ ने अदालत को बताया कि 2019 के विधानसभा चुनाव में 20 अक्टूबर को प्रचार आखिरी दिन था। उस दिन चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने करीबी अनिल पर्ब और फिल्म एक्टर मिलिंद गुनाजी के साथ उनके चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जबकि 21 तारीख को मतदान होना था। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ चुनाव प्रचार में एक फर्जी वीडियो भी प्रचारित किया गया, जिसमें उन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए दिखाया गया। खान के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी बताया कि इस बारे में सारी शिकायत तत्कालीन चुनाव रिटर्निंग अधिकारी के पास दर्ज कराई गई थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चुनावों में लुटी पिटी कांग्रेस को उत्तराखंड में बीजेपी एक और झटका देने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए बीजेपी को एक सीट की तलाश है। बीजेपी की यह तलाश कांग्रेस तक आकर पूरी होती दिख रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए बीजेपी का कोई विधायक नहीं, बल्कि कांग्रेस का विधायक अपनी सीट खाली करेगा। सूत्रों का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी के लिए कांग्रेस के एक विधायक अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। ऐसे में अब कांग्रेस की ओर से अपनी सीट छोड़ने की चर्चा उठने के बाद सियासी हलकों में अटकलों का दौर तेज हो गया है। कुमाऊं मंडल के एक विधायक के नाम की चर्चा जोरों पर है। इसके पहले बीजेपी के कई विधायक भी उनके लिए अपनी सीट छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इस विधायक के नाम का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो सीट पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़े जाने की चर्चा है वो कुमाऊं मंडल की ही है। बीजेपी की नजर फिलहाल कांग्रेस के ऐसे विधायकों पर है जो आला कमान और राज्य नेतृत्व से नाराज हैं। उत्तराखंड में अब तक 2 बार ऐसे मौके आए जब दूसरे पार्टी के विधायकों ने मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ दी। पहली बार 2007 में जब बीजेपी ने बीसी खंडूड़ी को सीएम बनाया था। बीजेपी सरकार के सीएम खंडूड़ी के लिए कांग्रेस विधायक लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत ने सीट छोड़ी थी।
दूसरी बार 2012 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस समय पार्टी ने विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया था। विजय बहुगुणा उस वक्त सांसद थे। उनके लिए सीतारगंज से बीजेपी विधायक किरण मंडल ने विधानसभा की सीट खाली की थी। एक बार फिर कांग्रेस का विधायक पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट कुर्बान करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के हालात बुरे हैं और वो अपने सबसे मुश्किल दिनों से गुजर रही है, इससे शायद ही कोई इनकार करे। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके बाद भी गांधी वाड्रा परिवार कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और ना ही खुद कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कांग्रेस के दिन बहुरने की कोई उम्मीद दिखती हो। ताजा मामला गुजरात का ही ले लीजिए। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पंजाब में कांग्रेस को ठिकाने लगाने के बाद आम आदमी पार्टी गुजरात में अभी से समीकरण भिड़ाने लगी है। हालांकि भाजपा से आम आदमी पार्टी सीधा मुकाबला कर नहीं पाएगी, लेकिन पंजाब की जीत के बाद कांग्रेस का पत्ता गुजरात में साफ कर मुख्य विपक्षी दल बनने के इरादों के साथ आम आदमी पार्टी विस्तार में जुटी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी को बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। गुजरात में आदिवासी समुदायों के बीच पकड़ रखने वाली और कांग्रेस की सहयोगी दल रही भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेता महेश वसाना ने अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात की है। जबकि कुछ दिन पहले ही गुजरात के आप नेताओं ने महेश वसाना और उनके छोटे भाई से भरूच में उनके घर जाकर मुलाकात की थी। इन मुलाकातों के मायने निकाले जा रहे हैं और दोनों दलों के बीच गठबंधन भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी के नेता पहले ही भारतीय ट्राइबल पार्टी को गठबंधन का न्योता दे चुके हैं। गौरतलब है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और 2 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। हालांकि बाद में ट्राइबल पार्टी ने कांग्रेस से दूरी बना ली थी। गुजरात की आम आदमी पार्टी यूनिट ने कहा कि दिल्ली विजिट के दौरान महेश वसाना ने राजधानी के एक स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का भी दौरा किया। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा, दिल्ली के सरकारी स्कूल का दौरा करने के बाद महेश वसाना ने कहा कि यदि आदिवासी समुदायों के लिए इस तरह के स्कूल तैयार किए जाएं तो उनका विकास हो सकेगा। वहीं मुलाकात के दौरान वसाना ने गुजरात के आदिवासी इलाकों से जुड़े मुद्दे को लेकर भी बातचीत की है। भारतीय ट्राइबल पार्टी का गुजरात के आदिवासी इलाकों में बड़ा जनाधार माना जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भले ही कांग्रेस राज्य में सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन आदिवासी समुदायों के लिए सुरक्षित 27 में से 15 पर उसने जीत हासिल की थी। लेकिन जून 2020 में कांग्रेस और भारतीय ट्राइबल पार्टी के बीच संबंध खराब हो गए थे। दरअसल राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी थी और भारतीय ट्राइबल पार्टी ने उससे दूरी बना ली थी। पार्टी का कहना था कि हमारा दल भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही अलग है, ऐसे में हम किसी के साथ नहीं जाना चाहते। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने बीते दिनों कांग्रेस से दूरी बनाते हुए नर्मदा और भरूच के जिला पंचायत चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठजोड़ भी कर लिया था। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब सहित 5 राज्यों में बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेस का कोई भी नेता इस हार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। गांधी वाड्रा परिवार का तो सवाल ही नहीं उठता। एक बार ऐसी गलती राहुल गांधी ने कर दी, अब पूरी पार्टी उस गलती को सुधारने में जुट गई। उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा ने अपनी मर्जी से सब कुछ किया। 97% उम्मीदवारों के जमानत जब्त हो गए और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली, लेकिन प्रियंका वाड्रा ने इस हार की जिम्मेदारी नहीं ली। पंजाब कांग्रेस की सत्ता छिन गई, लेकिन राहुल गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर चरणजीत सिंह चन्नी तक ने इस करारी हार की जिम्मेदारी ली। दिलचस्प यह है कि प्रियंका वाड्रा एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश प्रधान बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच मनीष तिवारी ने कांग्रेस से ऐसे तीखे सवाल पूछे जिनका जवाब बहुत सारे कांग्रेसी नेता पाना चाहेंगे। मनीष तिवारी ने 1-2 नहीं बल्कि सोनिया गांधी से सीधे 6 सवाल पूछ डाले। इन सवालों में नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश की कमान देने से लेकर टिकट बंटवारे तक को लेकर सीधा हमला किया गया है। मनीष तिवारी ने पूछा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कमेटी को बनाना सही था? क्या 2017 में बाहर से आकर पार्टी में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रधान बनाना सही था? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाना सही था? हरीश रावत ने पंजाब में कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान किया, उसकी क्या जिम्मेदारी है? हरीश चौधरी ने जो गलत टिकटें बांटी उसकी क्या जिम्मेदारी है? जैसे बोल सुनील जाखड़ के चुनाव में रहे हैं, हिंदू और सिखों में फर्क करने की कोशिश की गई, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? असल में पंजाब कांग्रेस में कैप्टन के खिलाफ बगावत की शुरुआत खड़गे कमेटी से हुई। कांग्रेस ने विधायकों की बात सुनने के लिए खड़गे कमेटी बनाई थी। इसके बाद कांग्रेस के पंजाब इंचार्ज रहे हरीश रावत ने बगावत को हवा दी। रावत ने घर बैठे सिद्धू को प्रधान बना दिया, जिसके बाद बगावत कर कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुर्सी से हटा दिया गया। इसके बाद सुनील जाखड़ को सीएम बनाने का फैसला हुआ, लेकिन अचानक चरणजीत सिंह चन्नी सीएम बन गए। बाद में जाखड़ ने कहा कि सबसे ज्यादा विधायक उनके पक्ष में थे, लेकिन हिंदू होने की वजह से वह सीएम नहीं बनाए गए। इसके बाद टिकट आवंटन में भी रावत की जगह इंचार्ज आए हरीश चौधरी को पूरी छूट दी गई और अंत में कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी।
पंजाब में 2017 में आम आदमी पार्टी की लहर रही। इसके बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस 117 में से 77 सीटें जीत गई। इस बार के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू समेत कई मंत्री चुनाव हार गए। खुद मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी भदौड़ और चमकौर साहिब से चुनाव हार गए। इस हार के बाद अब कांग्रेस के भीतर जिम्मेदारी लेने को लेकर घमासान मचा हुआ है। पंजाब चुनाव में हुई हार से नवजोत सिंह सिद्धू पल्ला झाड़ चुके हैं। वह चुनाव के दौरान पंजाब कांग्रेस के प्रधान रही। हालांकि अब सोनिया गांधी ने सिद्धू से इस्तीफा ले लिया। सिद्धू का तर्क है कि सीएम चेहरा चरणजीत चन्नी थे, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया तो हार की जिम्मेदारी भी चन्नी की ही होगी। इसके उलट चन्नी ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। मुख्यमंत्री होने के बावजूद 2 सीटों से चुनावी हार उनके लिए सदमे जैसी साबित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव खत्म होते ही समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच पड़ी दरार साफ दिखने लगी है। समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक में न बुलाए जाने से नाराज शिवपाल यादव ने खुलकर अपना दर्द बयान किया तो 28 मार्च को विधानसभा में विधायकों के शपथ ग्रहण को छोड़कर सीधे वो दिल्ली पहुंच गए। इतना ही नहीं, 28 मार्च को ही लखनऊ में सपा गठबंधन के विधायकों की प्रस्तावित बैठक भी होनी थी, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा मुखिया शिवपाल यादव ने सभी को किनारे करते हुए दिल्ली पहुंच गए और भाजपा जैसे इस मौके की तलाश में ही थी। बताया जा रहा है कि भाजपा जल्द ही शिवपाल को लेकर कोई बड़ा खेला करने वाली है। गौरतलब है कि शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और इसीलिए उन्हें सपा विधायक दल की बैठक में बुलाया जाना चाहिए था। लेकिन 26 मार्च को सपा मुख्यालय पर हुई पार्टी के विधायक दल की बैठक में शिवपाल को आमंत्रित नहीं किया गया तो नाराज शिवपाल अपने गृह जिले इटावा चले गए, जहां अपने लोगों के बीच बैठकर उन्होंने मंत्रणा की। इटावा में ही एक समारोह में शिवपाल यादव ने कहा कि हमें हनुमान की भूमिका को याद रखना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही भगवान राम ने लंका में युद्ध जीता था। यह हनुमान ही थे जिन्होंने लक्ष्मण की जान बचाई थी। भगवान ने भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। शिवपाल के इस बयान के बाद से ही राजनीतिक हलकों में ये बात चल पड़ी थी कि शिवपाल कोई नई राह पकड़ सकते हैं या कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, जिसके बाद मुलायम परिवार में पड़ी दरार और चौड़ी होगी और इसका खामियाजा सीधे तौर पर सपा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वहीं भाजपा यूपी चुनाव से पहले ही शिवपाल यादव को लुभाने की कोशिशों में थी और उन्हें अपने पाले में लाने के लिए सारे जतन कर रही थी। हालांकि इसके बाद भी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रसपा मुखिया शिवपाल अपने भतीजे अखिलेश के साथ खड़े हो गए थे और अपनी परंपरागत सीट जसवंत नगर से सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव मैदान में उतरे थे। लेकिन इसके बाद भी अखिलेश ने उन्हें विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया। भाजपा को इसी मौके की तलाश थी और माना जा रहा है कि अब दिल्ली में शिवपाल और बीजेपी नेताओं की मुलाकात हो सकती है, जो कोई नया गुल खिलाएगी। हालांकि बताया यह जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में शिवपाल मुलायम सिंह यादव से मिलकर अपना दर्द साझा करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि दिल्ली में यूपी सियासत के नए समीकरण बनने शुरू हो चुके हैं और जल्द ही उनके परिणाम सामने होंगे। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।